कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का मोटिवेशनल जो थॉट्स है कि अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आइए बढ़ते हैं आज की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं। 7 अप्रैल की जो महत्वपूर्ण जो सुर्खियां हैं उन सुर्खियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आईएमएफ ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा कोरोना वायरस के दौरान अन्य जो योजना थी गरीबों के लिए संजीवनी साबित हुई। बिलासपुर के कानन पेंडारी जू में भालू की मौत कैनाइन हेपेटाइटिस संक्रमण के द्वारा हुई। इसको समझेंगे आगे। अमेरिकी F-18 से लैस होगा INS विक्रांत। भारत यूनिकॉर्न के मामले में दुनिया के तीसरे स्थान पर। यूनिकॉर्न क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। संसद में अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक पारित हुआ। आयुष्मान भारत योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत सरकार के द्वारा 22 जो यूट्यूब चैनल हैं इन चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें 4 पाकिस्तानी चैनल भी शामिल हैं। पीवी सिंधु कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंची। दक्षिण अफ्रीका में FIH महिला जूनियर विश्व कप, इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। ये हैं आपके PM प्रधानमंत्री मोदी जी। आइए देखें। IMF ने की मोदी की तारीफ, कहा कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए जो संजीवनी साबित हुई। कौन? अन्य योजना। जो कोरोना काल में क्या हुआ, जो मोदी सरकार के द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो गरीबों के लिए जो अन्य योजना चलाई गई वो IMF ने उसकी तारीफ की है और कहा कि यह योजना गरीबों के लिए संजीवनी साबित हुई है। रेटिंग एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक बार फिर मोदी सरकार की सराहना की है। IMF के अनुसार केंद्र सरकार ने कोरोना के दौरान जैसा काम किया वह बहुत काबिले तारीफ है। अपनी एक रिपोर्ट में IMF ने कहा है कि भारत ने कोरोना में खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से अत्यधिक गरीबी में वृद्धि के खतरे को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। 1% से कम रही गरीबी दर। IMF की एक नई रिपोर्ट में पाया गया है कि 2019 में भारत में अत्यधिक गरीबी PPP 1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम 1% से कम है और यह महामारी वर्ष 2020 के दौरान भी उस स्तर पर बनी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY कोरोना महामारी के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी के स्तर में किसी भी वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली बार गरीबी और असमानता पर खाद्य सब्सिडी का प्रभाव पड़ा है। दोगुना हुई लाभान्वितों की संख्या। IMF की रिपोर्ट में कहा गया है कि PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो अन्न योजना है भारत में अत्यधिक गरीबी के स्तर में किसी भी वृद्धि को रोकने के लिए महत्वपूर्ण तो थी, पर गरीबों पर कोरोना के चलते आय में आई कमी को झेलने की शक्ति देने के लिए भी शानदार रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य पात्रता को इस दौरान दोगुना किया गया, जिससे निचले तबके तक इसका फ़ायदा पहुंचा। निचले तबके तक क्या हुआ? अन्न की पहुंच सुनिश्चित हो सकी। ठीक है, आइए जानते हैं कि कितने करोड़ लोगों को इस प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण जो योजना है अन्न योजना, इससे कितने लोगों को फ़ायदा हुआ। 80 करोड़ लोगों को हुआ था फ़ायदा। यह लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार के तहत कवर किए गए लोगों को प्रदान की जा रही है, जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के तहत शामिल है। बता दें कि सरकार ने मार्च 2020 में लगभग 80 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के लाभार्थियों को अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न, गेहूं और चावल के वितरण की घोषणा की थी, जो कोरोना के मद्देनज़र लिया गया एक फैसला था। सितंबर 2022 तक हुआ योजना का विस्तार। जो कोरोना काल में जो गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई गई थी अन्य योजना, अब वो उसका विस्तार कब तक? सितंबर 2022 तक उसका विस्तार कर दिया गया है। PM मोदी ने पिछले महीने ही इस PMGKAY को सितंबर 2022 तक बढ़ाने की घोषणा की थी।
MGKAY के तहत ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। देश में कोरोना महामारी के बीच मार्च 2020 में इस योजना में तेज़ी लाई गई थी और पिछले साल नवंबर में मार्च 2022 तक 4 महीने मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए इसे बढ़ा दिया गया था। इस योजना में नियमित मासिक NFSA खाद्यान्न के अलावा प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराना शामिल है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये भालू है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिलासपुर के कानन पेंडारी जू में भालुओं की मौत से हड़कंप मच गया है। अब मौत किसके कारण हुई है? ये कैनाइन हेपेटाइटिस संक्रमण के कारण मौत हुई है। इसकी वजह क्या रही जो भालुओं की मौत हो रही है? कैनाइन हेपेटाइटिस संक्रमण। ठीक है, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, देखते हैं इसको। बिलासपुर कानन पेंडारी जू में भालुओं की मौत खतरनाक इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस संक्रमण के कारण हो रही है। यह संक्रमण कोरोना से भी अधिक खतरनाक है। पिछले कुछ दिनों से बिलासपुर कानन पेंडारी जू में 3 भालुओं की मौत हो गई। भालुओं की मौत ने वन्य प्रेमियों को झकझोर करके रख दिया। प्रबंधन ने भालुओं की मौत के मामले में ICH इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस संक्रमण को जिम्मेदार ठहराया है। इस विषय में प्रबंधन का कहना है कि यह संक्रमण से ग्रसित भालुओं की मौत निश्चित है। यह संक्रमण मतलब यदि कोई भालू अगर संक्रमण से ग्रसित हो गया है तो भालू की मौत क्या है? निश्चित है, ये प्रबंधन ने बताया है। यह संक्रमण कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। इससे अब तक भारत के भालू रिसर्च सेंटर लगरा और कानन चिड़ियाघर के लगभग 30 भालुओं की मौत हो चुकी है इस जो संक्रमण से। ठीक, किससे? इन्फेक्टियस कैनाइन हेपेटाइटिस से 30 भालुओं की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण से भी अधिक खतरनाक है यह संक्रमण। पिछले कुछ सालों से विश्व में संक्रमण से सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। खतरनाक संक्रमण ने कुछ दिनों से तबाही मचाया हुआ है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कोरोना से ज़्यादा खतरनाक संक्रमण है? इस संक्रमण का टीका अब तक तैयार नहीं हुआ है। इस संक्रमण का नाम है इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस जो है इसका क्या अभी तक इसका टीका नहीं तैयार हो पाया है। ICH संक्रमण, यह संक्रमण अगर एक बार लग जाए तो संक्रमित जो भी होगा वो उसको मतलब मृत्यु निश्चित है उसकी। प्रबंधन ने इस बात की जानकारी दी है। अभी तक इसके बारे में कोई इलाज नहीं उपलब्ध हो पाया है। किनको संक्रमित करता है ICH जो इन्फेक्टियस कैनाइन हेपेटाइटिस है? यह मुख्यतः शिकार करने वाले जो मांसाहारी जानवर होते हैं और कैनाइन यानी शिकार करने के दौरान शिकारी जानवर जिसके बड़े दांत शिकार के गले में घुसता है उसको मतलब ज़्यादा ये क्या संक्रमित करता है, उसे क्या कैनाइन कहते हैं। यह संक्रमण इन्हीं जानवरों में होता है। इस संक्रमण ने अब तक 30 से भी अधिक भालुओं की जान ले ली है। ICH ने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कानन पेंडारी जूलॉजिकल गार्डन बिलासपुर के 3 भालुओं में के द्वारा इसकी जान चली गई है। किसके द्वारा? जो संक्रमण है ICH के द्वारा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ICH से सबसे अधिक जो खतरा है वो भालुओं को है। कानन पेंडारी जूलॉजिकल गार्डन के SDO संजय लूथर की माने तो ICH सबसे ज़्यादा खतरनाक भालुओं के लिए होता है। भारत में अब तक इससे 30 भालुओं की मौत हो चुकी है। सन 2009 से 2013 के बीच SOS आगरा भालू रिसर्च सेंटर में 27 भालुओं की मौत ICH संक्रमण से हो चुकी है। पिछले महीने इस संक्रमण से कानन जो पेंडारी जूलॉजिकल गार्डन में 3 भालुओं की मौत हुई। यह संक्रमण अब तक भालुओं के लिए सबसे मतलब बहुत ही बुरा साबित हुआ है। अब ये होता किस में है? मांसाहारी जानवरों में होता है यह संक्रमण। कानन पेंडारी जूलॉजिकल गार्डन के चिकित्सक डॉक्टर अजीत पांडे इस विषय में कहते हैं कि ICH मांसाहारी जानवरों में पाया जाता है जो शिकार करते हैं और जिनके बड़े बड़े दांत होते हैं, सामने वाले जो बड़े दांत होते हैं। लेकिन ये संक्रमण अब तक भालुओं के लिए खतरनाक साबित हुआ है क्योंकि अब तक इस संक्रमण से केवल भालुओं की ही मौत के मामले क्या सामने आए हैं, यानी कि इस संक्रमण से दूसरे मांसाहारी जानवरों के लिए खतरा उतना नहीं है, लेकिन इस वायरस से भालू को ज़्यादा मतलब नुकसान पहुँचा है, उसकी जान चली गई है। ठीक, जो ICH है उससे क्या हुआ है कि भालू जो हैं उनको ज़्यादा मतलब खतरा हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले जो अपने महत्वपूर्ण जो प्रश्न है। जी, अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान से लैस होगा INS विक्रांत। फ्रांसीसी राफेल के बाद अब अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर प्लेन से भारतीय सेना लैस होगी। दरअसल अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की है। अपने
अगले महीने अपने अत्याधुनिक F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान है भारत भेज रही है। किस पर ये शामिल होगा, कहाँ पर ये उपस्थित होगा? ये INS विक्रांत पर स्थित होगा। ठीक, गौरतलब है कि इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान का भारतीय नौसेना में INS हंसा के तटीय टेस्ट सेंटर पर निरीक्षण करेगी। अगर यह परीक्षण में सफल रहा तो इन विमानों को भारत के नए स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए प्रमुख हथियार के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। INS विक्रांत पर जो अमेरिका का F-18 जो लड़ाकू विमान है इसको शामिल किया जाएगा। दिल्ली से वाशिंगटन से मिली जानकारी के अनुसार INS विक्रमादित्य से 21 मई को F-18 का ट्रायल उद्घाटन किया जा सकता है। आपको बता दें कि विक्रमादित्य का डेक 9 to 8 मीटर लंबा है। ये भारत का इकलौता स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। INS विक्रमादित्य को करीब पिछले 1 साल से मरम्मत करके नया रूप देने का काम किया जा रहा है। ऐसी संभावना है कि जल्द ही ये समुद्र में फिर से सक्रिय भूमिका निभाने लगेगा। इस वक्त INS विक्रांत के कड़े समुद्री परीक्षण से गुजारा जा रहा है। अभी तक कि इस पर MiG-29 के जो लड़ाकू विमान है वो तैनात किए गए हैं इस पर, लेकिन नौसेना को अत्याधुनिक बनाने के लिए युद्धपोत पर तैनाती के लिए नेवी 26 लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में है। काबिले गौर है कि INS जो विक्रांत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त को सेना को समर्पित करेंगे। इसे INS विक्रांत को नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को क्या सेना को इसको समर्पित करेंगे। अत्याधुनिक फीचर से लैस है F-18। अमेरिका का जो लड़ाकू विमान F-18 है वो क्या है? अत्याधुनिक फीचर से लैस है। आइए समझते हैं इसके बारे में। F-18 मौजूदा 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में काफ़ी अत्याधुनिक अच्छा माना जाता है। दरअसल INS विक्रांत के डेक में ऐसे 8 F-18 विमानों को लॉन्च किया जा सकता है। अगर इसके पंख फोल्ड कर दिए जाएँ तो ये युद्धपोत के ऊपरी हिस्से में भी पूरी तरह से फिट हो सकता है। हालांकि 2 सीटों वाला राफेल में ये सुविधाएं नहीं है, लिहाजा राफेल को सिर्फ तटीय आधारित केंद्र से ही अपडेट किया जा सकता है। यह इसके लड़ाकू क्षमता को कम कर देती है। हालांकि एक बात दोनों में ही समान है कि दोनों ही विमान कई तरह के गोला बारूद मिसाइलों को ले जा सकते हैं, लेकिन F-18 जो है राफेल से इस मामले में अच्छा है क्योंकि इसमें 4 एंटी सबमरीन मिसाइलें भी फिट हो सकती हैं। राफेल में क्या है कि एंटी जो सबमरीन मिसाइलें हैं इसमें फिट नहीं हो सकती, परंतु जो अमेरिका का जो F-18 है इसमें 4 एंटी सबमरीन मिसाइलें भी फिट हो सकती हैं, इसलिए ये बेहतर है। 3 तरह से फाइटर प्लेन होंगे तैनात। दरअसल नेवी INS विक्रांत विक्रमादित्य पर अमेरिकी F-18 MiG-29 के अलावा राफेल M की तैनाती भी की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले नेवी ने इस वर्ष जनवरी युद्धपोत में राफेल का सफल परीक्षण किया था। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक नेवी इस वक्त 26 फाइटर प्लेन खरीदने पर विचार कर रही है। युद्धपोत के डेक से उड़ान भरने में सक्षम 2 इंजन वाले देसी लड़ाकू विमान को तैयार होने में वर्ष 2030 तक का समय लगने की संभावना है। अगर देश में बात करें देसी विमानों को डबल इंजन वाले, तो उसकी जो उपलब्धता होगी वो 2030 तक, उसमें संभावना है कि 2030 तक जो देसी जो हमारे लड़ाकू विमान होंगे उनकी उपलब्ध हो पाएगी। इस वक्त भारत को कम से कम 2 विमान वाहक पोतों की संख्या की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि चीन अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। लिहाजा हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि एक ऐसा विमान वाहक पोत पश्चिमी किनारे पर, दूसरा पूर्वी किनारे पर तैनात करने की योजना बना रहा है। आइए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत अब यूनिकॉर्न के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। देश में अब तक 99 यूनिकॉर्न पंजीकृत है। यूनिकॉर्न क्या होता है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भारत अब यूनिकॉर्न के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। आज लोकसभा में उन्होंने 6 अप्रैल को लोकसभा में उन्होंने बताया है कि कल तक देश में 99 यूनिकॉर्न थे। जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 2014 से लेकर 2022 तक 10,600 स्टार्टअप परियोजनाओं को आर्थिक मदद दी है। उन्होंने कहा कि 2016 से अब तक 67,000 स्टार्टअप परियोजनाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ पंजीकृत किया गया है। श्री सिंह ने बताया कि उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों में 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र स्थापित किए गए हैं। आइए ये समझते हैं कि यूनिकॉर्न क्या है।
ह्यूरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ह्यूरॉन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 जारी की है, जिसके अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसमें अमेरिका शीर्ष पर है और दूसरे नंबर पर कौन है? चाइना है। सूची के अनुसार भारत में कुल 51 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? 396 है और चीन में। भारत में अब तक कितने यूनिकॉर्न हो चुके हैं? अब तक 99 यूनिकॉर्न हो चुके हैं। यूनिकॉर्न क्या होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। क्या आपको पता है कि कैसे कोई एक छोटी सी आइडिया से शुरू हुई एक कंपनी आज के दिन अरबों डॉलर का बिजनेस कर रही है? और इनको यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्यों कहा जाता है? दरअसल कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है, क्या है? जिस भी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंपनी को क्या फाइनेंशियल दुनिया में यूनिकॉर्न कहते हैं। मतलब अगर कोई कंपनी एक स्टार्टअप स्टार्ट हुआ और उस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से ज़्यादा हो गई, तो क्या उस कंपनी को यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। इसे सबसे पहले वेंचर कैपिटलिस्ट एलिन ली द्वारा दिया गया था। किसको? यूनिकॉर्न को। यूनिकॉर्न जो शब्द है इसको सबसे पहले एलिन ली के द्वारा दिया गया था। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। आज का जो मोटिवेशनल थॉट्स है कि सिक्का दोनों का होता है, सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट कर ऊपर आता है। वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट कर ऊपर आता है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। संसद में अनुसूचित जनजाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया है। आइए इसके बारे में समझते हैं। राज्यसभा ने आज 6 अप्रैल को अनुसूचित जनजाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी। इसके साथ यह विधेयक संसद में पारित हो गया। लोकसभा ने इससे पहले ही मंजूरी दे दी थी। इस विधेयक के तहत अनुसूचित जो जनजाति है संविधान के किस आर्टिकल में है? संविधान के आर्टिकल 338 में है। 338 ए में अनुसूचित जनजाति है। 338 में क्या है? अनुसूचित जाति। ठीक है, अनुसूचित जनजाति 338 ए में है। अनुसूचित जनजाति संविधान आदेश 1950 की व्यवस्थाओं में संशोधन कर त्रिपुरा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में विशेष समुदाय को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। कुकी जो जनजाति है कि उपजाति दार्लोंग को भी सूची में शामिल किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति जो विधेयक था वो संविधान में पारित हो गया है, जिसमें क्या बोला गया है कि जो त्रिपुरा की अनुसूचित जो जनजाति है उसमें एक विशेष समुदाय है, उसको भी क्या अनुसूचित जो जनजाति है उसमें शामिल किया जाएगा। कुकी जनजाति की क्या है? वो उपजाति है दार्लोंग। ठीक है, उसको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। राज्यसभा में आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि दार्लोंग कहाँ की क्या है? जनजाति है। कहाँ की है? त्रिपुरा की। ठीक है, कुकी जनजाति है। कुकी कहाँ की है? त्रिपुरा की। ये कुकी की उपजाति है दार्लोंग। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अनुसूचित जनजाति मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता ने कहा कि त्रिपुरा में मुख्य रूप से 19 जनजातियां हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में जनजातियों के विकास के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 17 करोड़ 90 लाख से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी किया। आयुष्मान योजना का स्टार्ट कब से होता है? प्रधानमंत्री आयुष्मान जो भारत योजना है इसकी जो शुरुआत होती है वो 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से होती है। ठीक, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को रांची के झारखंड से इसको स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं इसके बारे में। सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 17 करोड़ 90 लाख से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड मुहैया कराया है। अब तक क्या, जब से ये योजना लॉन्च हुई है 23 सितंबर 2018 से अब तक 17 करोड़ 90 लाख से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड मुहैया कराया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी कि यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना है। इसके अंतर्गत पीड़ित परिवार को क्या वार्षिक 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाता है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में 10 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 28 लाख से अधिक लोग उपचार की सुविधाएं क्या ले चुके हैं। डॉक्टर भारती पवार ने बताया कि ओडिशा और दिल्ली इस योजना में शामिल नहीं है, जबकि जनवरी 2019 में देखिए इम्पॉर्टेंट है
कि कौन से राज्य केंद्र शासित जो प्रदेश है वो आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं है। ओडिशा और दिल्ली इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं, जबकि जो पश्चिम बंगाल जो इस योजना में शामिल था परंतु 2019 में ये इससे हट गया है। डॉक्टर पवार ने कहा है कि इस योजना से देश में इलाज में आने वाले महंगे इलाज खर्च में काफ़ी कमी हुई है। आइए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की सुरक्षा और विदेशी संबंधों पर दुष्प्रचार फैलाने वाले जो 22 यूट्यूब समाचार चैनल हैं इस पर रोक लगा दी है। अब यूट्यूब जो चैनल हैं उन्होंने क्या किया है, अपना थंबनेल ऐसा बनाया है कि भारत के जो अन्य देशों के साथ जो राजनयिक संबंध हैं वो क्या बिगड़ सकते हैं, इसलिए क्या किया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उन यूट्यूब चैनलों पर क्या किया है, रोक लगा दी है। इसमें 4 पाकिस्तान के भी चैनल शामिल हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने वाले समाचार आधारित 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। मंत्रालय ने 3 ट्विटर अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज़ वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक किए गए इन यूट्यूब चैनलों ने के दर्शकों की अगर संख्या की बात करें तो 260 करोड़ से अधिक थी इनके दर्शकों की संख्या। जो 22 यूट्यूब चैनल को बैन किया गया है, इनका उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील विषयों पर फर्जी जो समाचार है सोशल मीडिया पर देश के विघटन फैलाने के लिए ये उपयोग किया जा रहा था। ये इस तरीके की मतलब इन्होंने अपना थंबनेल बनाया था कि अमेरिका ने रूस और भारत पर किया हवाई हमला। 9 मार्च की न्यूज़ है। मोदी को रूस का सामना करना पड़ा। 5 घंटे में परमाणु युद्ध होगा, भारत में धारा 144 लागू। इस तरीके की ये थंबनेल बनाकर वैश्विक स्तर पर भारत के जो विदेशी संबंध हैं उनको भी क्या ये ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए ये वाला क्या है थंबनेल की, आखिर आज भारत युद्ध में जा घुसा, अमेरिका के 15,000 सैनिक ठोके। अब किसने ठोका? भारत ने ठोका। मतलब ये भारत और अमेरिका के मध्य क्या युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर देगा थंबनेल देखकर आदमी, ठीक है। ऐसा ऐसा थंबनेल बनाया। अच्छा किया कि भारत सरकार ने देखिए अपनी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उस नीति के तहत इसने इन पर रोक लगा दी है। आइए इसके बारे में देखते हैं आगे कि पिछले वर्ष फरवरी में आईटी अधिनियम 2021 की अधिसूचना के बाद ये समाचार आधारित भारतीय यूट्यूब चैनलों पर पहली बार कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल और जम्मू कश्मीर सहित विभिन्न विषयों पर फर्जी खबरें पोस्ट करने के लिए कई यूट्यूब चैनलों का इस्तेमाल किया गया है। जिस सामग्री को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है उसमें पाकिस्तान से समन्वित तरीके से संचालित कई सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की गई कुछ जो भारतीय विरोधी सामग्री हैं वो भी क्या इसमें शामिल हैं। इसलिए जो पाकिस्तान के जो यूट्यूब चैनल है उनको क्या ब्लॉक किया गया है, वो भी क्या भारत के संदर्भ में क्या मतलब ऐसी पोस्ट कर रहे थे जो विरोधी होगी, भारत विरोधी क्या सामग्री को ये पोस्ट कर रहे थे। यह देखा गया है कि इन समाचार आधारित यूट्यूब चैनलों द्वारा यूक्रेन में चल रही जो स्थिति है उससे संबंधित बड़ी मात्रा में क्या सामग्री झूठी जो सामग्री है उसको पोस्ट किया गया। उसका उद्देश्य अन्य देशों के साथ भारत के जो विदेशी संबंध है उसको बिगाड़ना है। ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनल कुछ टीवी समाचार पत्रों के चैनलों के टेम्पलेट और लोगों का उपयोग कर रहे थे। मतलब जो यूट्यूब चैनल है वो क्या समाचार पत्रों के जो टेम्पलेट हैं, लोगो हैं, उनका उपयोग कर रहे थे जिनमें उनके समाचार एंकरों के चेहरे भी शामिल थे, ताकि दर्शकों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि यह समाचार क्या है, प्रामाणिक है, सत्य है। कुछ मामलों में यह भी देखा गया था कि व्यवस्थित भारत विरोधी फर्जी खबरें पाकिस्तान से आ रही थी। इस कार्रवाई के साथ मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर से 78 समाचार आधारित जो यूट्यूब चैनल है और कई अन्य जो सोशल मीडिया जो अकाउंट है उसको ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। आइए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको समझते हैं कि पीवी सिंधु कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौरे में पहुंच गई हैं। पीवी सिंधु, ठीक, पीवी सिंधु कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। दक्षिण कोरिया के कोने सनचियान में आज 6 अप्रैल को पीवी सिंधु ने अमेरिका की लॉरेन लैम को हराया है। किसको हराया है? पीवी सिंधु ने अमेरिका की जो लॉरेन लैम है उसको हराया है। पुरुष सिंगल्स में के श्रीकांत भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने मलेशिया के डारन ल्यू को हराया है। अगले दौर में सिंधु का मुकाबला जापान की आया आहोरी से और श्रीकांत का जो सामना है इजराइल के मिशा जिल्बरमैन से होगा। अर्जुन और ध्रुव कपिला भी पुरुष डबल के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने कोरिया के बादाकिम और हो
ही यंग पार्क के जोड़ी से वॉक ओवर मिला है। अगले दौर में उनका जो सामना है इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और हेंद्रा सेतियावान से की जोड़ी से होगा। कल लक्ष्य सेन और जो मालिका बंसोड़ भी दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। आइए आगे समझते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में FIH महिला जूनियर विश्व कप किससे है? महिला जूनियर विश्व कप हॉकी से संबंधित ये विश्व कप है। पूल डी के मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-0 से हराया। भारत ने क्या मलेशिया को हरा दिया है। क्या जूनियर जो FIH वर्ल्ड कप है, ठीक। दक्षिण अफ्रीका में पोचे फेस्टूम में FIH महिला जूनियर विश्व कप में पूल डी के मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-0 से हरा दिया। टूर्नामेंट में भारत की यह लगातार तीसरी जीत है। भारत की ओर से मुमताज़ खान ने 3 गोल दागे जबकि संगीता कुमारी ने 1 गोल किया है। ग्रुप चरण में भारत ने सभी 3 मुकाबलों में जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में जगह अपनी बना ली है। अब शुक्रवार को फ्राइडे को क्वार्टर फाइनल में भारत को जो सामना है दक्षिण कोरिया से होगा। इससे पहले भारत ने जर्मनी को 2-1 से हराया जबकि वेल्स को 5-1 से शिकस्त दी थी भारत ने, ठीक है। भारत का जो तीनों मुकाबला हुआ है FIH जो जूनियर आपकी FIH क्या है, FIH जो जूनियर विश्व कप हुआ है उसमें भारत ने क्या सबसे पहले तो मलेशिया को आज हराया है, उसके बाद क्या जर्मनी को हराया है और वेल्स को 5-1 से हराया है। तीनों मुकाबला भारत ने जीत लिया है। ये क्या है FIH हॉकी जो वुमेंस जूनियर वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में चल रहा है, ठीक है। ये FIH हॉकी वुमेंस जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ साउथ अफ्रीका में चल रहा है। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमने चर्चाएं की है। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक।